अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, आज है मंडे और जो मंडे होता है ना वो इतना थ्रिलिंग दिन होता है कि इस दिन आप कितने भी काम जो है वो अपने रैप कर लें फिर भी काम जो है वो ख़त्म नहीं होते और कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अच्छा, ये जो मंडे है ना आज मेरे लिए भी बड़ा थ्रिलिंग हो गया। मेरे लिए भी जो है ना बड़ा ही कोई कहना चाहिए कि ऐसा मेमोरेबल डे हो गया कि मैं इस दिन को हमेशा याद रखूँगी। ट्रैफिक हादसा के बारे में हम यूजुअली बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई जो लोग ट्रैफिक हादसे का शिकार होते हैं उनकी मेंटल कंडीशन क्या होती होगी, उनके साथ क्या कुछ होता होगा। इसका अगर थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर खुदा न खास्ता हो जाए ना तो फिर आपको ज़्यादा इस बात पे यकीन आ जाता है कि SOPs फॉलो करना, ठीक से ड्राइविंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सुबह जब आ रही थी ऑफिस के लिए तो रास्ते में हमारे जो ड्राइवर हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे और आपको आइडिया भी नहीं होता कि जब आप एक अच्छी ड्राइविंग कर रहे हो और आप SOP के साथ जा रहे हैं और पीछे से आके आपको अचानक से कोई हिट कर दे तो यकीन करें एट द मोमेंट आई वॉज लॉस्ट। मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं बस कहाँ चली गई और जितनी ज़ोर का जो है वो पीछे से उन्होंने आके हिट किया कार को। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हुआ और इस इंसिडेंट की वजह से या इस छोटे से माइनर से वाक़ये की वजह से मुझे आज और ज़्यादा एहसास हो रहा है कि जो लोग वाकई ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं, जिन मोटर बाइक्स को जो है वो बड़े बड़े डंपर हिट करते हैं, गाड़ियाँ हिट करती हैं या गाड़ियाँ आपस में हिट कर देती हैं, इनमें बैठे हुए लोगों का क्या हाल होता होगा। सिर्फ चोटें तो अलग होती हैं लेकिन ट्रॉमा जो है वो कितना होता होगा। वो शायद उस ट्रॉमे से ही बाहर नहीं आते होंगे कितने दिन तक, उनको समझ नहीं आती होगी बंदा अपनी चोट ठीक करे, अपनी इंजरीज़ को ठीक करे या फिर उस ट्रॉमा से बाहर आए जो सडन होता है। तो बहुत एहतियात कीजिए। बाइक, गाड़ी जो भी आपके पास है, जो भी आप कन्विंस रखते हैं उसको बड़े एहतियात से चलाइए। अपनी भी ज़िंदगी सेफ़ कीजिए, दूसरों की भी ज़िंदगी सेफ़ कीजिए और यही SOPs फॉलो करेंगे। अपनी मदद आपके तहत ही। अगर सिग्नल पे कोई नहीं है और सिग्नल बंद है और आपको लगता है कि आप सिग्नल तोड़ के चले जाएं, ऐसा मत करें। क्या पता कोई और भी आपकी तरह सोच रहा हो और कोई और गाड़ी वहाँ से आ रही हो। तो हमेशा रूल्स फॉलो करें, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। जितनी भी आपको जल्दी हो सुबह तो आपको बिल्कुल धूम मचाले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ी आसानी के साथ जो है वो अपनी बाइक हो, कार हो या जिस चीज़ पे भी आप ड्राइव कर रहे हो वो आप लेके जाएं और हिफाजत के साथ जो है वो अल्लाह की अमान में घर जाएं, ऑफिस जाएं और वापस आएं। तो जनाब आज जो मैंने फ़ील किया है उसके बाद मैंने सोचा कि ज़रूरी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी कि भाई इन हादसात से बचना बड़ा ज़रूरी है और टेक योर ब्रेन विद यू वाइल यू आर ड्राइविंग। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ड्राइविंग कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सॉन्ग्स लगाए होते हैं और वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। एटलीस्ट सुबह सुबह के टाइम जो है वो हर किसी को जल्दी पहुंचना होता है और मंडे वाला दिन जो होता है वो तो पता नहीं क्यों ऐसा दिन होता है कि हर किसी को जल्दी होती है। उतना ही रश होता है, जितने लोग तेज़ ड्राइविंग कर रहे होते हैं उतना ही जो है वो सड़कों पे रश होता है, उतना ही ट्रैफिक जैम होता है। तो बहुत ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। अब बढ़ते हैं हमारे शो की जानिब और शो की जानिब जब हम बढ़ते हैं तो हम जिक्र करते हैं पड़ोसी मुल्क में एक वाक़या हुआ और इस वाक़ये ने बहुत सारे लोगों को हिला के रख दिया। अब इसकी मेडिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो अलग हैं। ये वाक़या कुछ इस तरीके से था कि एक शादी थी जहाँ पर दूल्हा बड़ा सच धज के बड़ी तैयारी के साथ जो है वो अपनी बारात पे पहुँचा और शायद किसी को ये गुमान भी नहीं होगा, शायद किसी को ये ख्याल भी नहीं होगा कि उस दूल्हा के साथ इस तरह का वाक़या पेश आ जाएगा। हुआ कुछ इस तरीके से कि ये दूल्हा जो है वो एंजॉय कर रहा था और हॉर्स पे बैठा हुआ था, घोड़े पे बैठा हुआ था, लोग वहाँ पर सेलिब्रेट भी कर रहे थे। बट समहाउ अचानक वो जो है गिर गया और उसके बाद लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, शायद BP लो हो गया, शायद कोई और प्रॉब्लम हो गई। बट उसको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये पता चला कि भाई उसको दिल का दौरा पड़ा है। तो दिल का दौरा ऐसे ही नहीं पड़ जाता, उससे पहले उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे। बहुत सारे लोग जो है वो अपने दिल की बीमारियों को इग्नोर करते हैं, उनको इंजाइनल पेन होता है उसको इग्नोर करते हैं, इसके अलावा उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उसको इग्नोर करते हैं। और सडन हम देखते हैं कि ये जो सडन डेथ्स हैं अब बड़ी कॉमन हो गई हैं कि किसी को कुछ भी नहीं था और अचानक से वो बंदा जो है वो मर गया। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ज़रूर चेक एंड बैलेंस रखिए अपनी सेहत पर भी और ज़रूर जाएं, विज़िट करें डॉक्टर के पास। अगर आपको उल्टे हाथ में पेन होती है, अगर आपको इंजाइनल पेन होता है या यू फील कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भारीपन महसूस हो रहा है या फिर चलते हुए सांस फूल जाती है, ज़रूर जाएं डॉक्टर के। शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बात है। वेलकम बैक। तो जनाब सिटी अपडेट्स के साथ ही इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। अच्छा, और हमारे साथ हैं
महराज भाई हमारे सीनियर रिपोर्टर्स, इनकी जाने बढ़ने से पहले जो है वो जरा सिटी अपडेट्स शेयर कर लें और उसके बाद फिर अपनी टॉप स्टोरीज पर अपने जो टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो जी सिटी अपडेट्स में सबसे पहले फ्लाइट शामिल करते हैं और फ्लाइट में क्या है जनाब, आज कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है ये आपको बताते हैं कि तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस आज कराची से रवाना होने वाली 12 परवाजें मनसूख हैं। कराची से जद्दा सीरीन एयर की परवाज E811 मनसूख, कराची से लाहौर सीरीन एयर ER522 524 मनसूख, कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर ER502 504 मनसूख, कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज PF145 मनसूख, कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज EK609 भी मनसूख। तो जा कौन सी रही है, सारी मनसूख हो रही है ये। कराची से दमाम PIA की परवाज PK241 मनसूख, कराची से कोयटा PIA की परवाज PK310 मनसूख, कराची से सलाम कोट PIA की परवाज PK157 भी मनसूख। और फिर कराची से कोलालमपुर जाने वाली बाटा के एयर की परवाज OD136 भी मनसूख हो गई है। अच्छा जी, तो ये परवाजें तो मनसूख हो गई है, लेकिन सोने के रेट्स जो है वो क्या है भाई, उसमें कमी हो गई है। ओके ग्रेट, सोने के जो रेट्स हैं उसमें हो गई है कमी। अब जी क्या सूरत हाल है कि सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोना 4,700 रुपये सस्ता होकर 3,01,500 रुपये का हो गया है। जबरदस्त जी। 10 ग्राम सोना 4,030 रुपये सस्ता होकर 2,58,487 रुपए का हो गया है। और आलमी मार्केट में $50 की कमी के बाद कीमत $2,883 फी ऑन्स हो गई है। एक तोला चांदी 87 रुपए की कमी के बाद 3,363 रुपए की हो गई है। अच्छा, वैसे सोने के हवाले से ना आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह के सोने के डिज़ाइन होते हैं और जो UAE है या दुबई या जो इस तरह की ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वहाँ पर सोने के जो डिज़ाइन हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ पर क्या कुछ है नहीं, ये अभी हम आपको दिखाएंगे शो में। बिल्कुल रमज़ान की आमद है और लोग ज़ोर शोर से शॉपिंग कर रहे हैं और इससे अच्छी बात क्या होगी कि सेल लगी हुई है। और सेल में है मिनी माइनर्स, केसरिया दोनों 50% ऑफ, एक्सपो स्टोर पे 70% ऑफ, बरीजे अप टू 30%, चैन जो है वो है 35% और इत्तेहाद जो है वो है 25%। तो भाई ये आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है कि अगर, और जो हमारा किताबों का कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसमें हम देखते हैं कि अब सब लोग जो है वो ऑनलाइन आ गए हैं और हर कोई जिसको भी कोई सर्च करना होता है वो ऑनलाइन सर्च कर लेता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो स्पेशली जिन लोगों को माउंटेनिंग का शौक़ है, जिन लोगों को शौक़ है कि वो जाएं और बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करें, दीगर मुकामात एक्सप्लोर करें, उसके लिए उन्होंने जो है एक लाइब्रेरी बना दी है और ये है AAC लाइब्रेरी। और इस अमेरिकन लाइब्रेरी में जो है बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और ये रॉक क्लाइंबिंग लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो रही है। अच्छा, इस लाइब्रेरी के हवाले से यहाँ पर जो बुक्स रखी हुई हैं, इस लाइब्रेरी के हवाले से यहाँ पर जितनी भी इंटरेस्ट की चीज़ें रखी हुई हैं, पहले मैं आपको ज़रा उसके बारे में डिस्क्राइब करती हूँ और बताती हूँ कि ये क्या बुक्स हैं और यहाँ पर क्या क्या है। तो भाई इन बुक्स में जो है ये गाइड बुक्स भी हैं जो कि अराउंड दी वर्ल्ड हैं और इसमें इंक्लूड है एल्प्स है, हिमालय है और ये माउंटेन एवरेस्ट इसमें इंक्लूड है। फिर जो है वो बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं और इसके अलावा CDs हैं इसके अंदर, DVDs हैं इसके अंदर और ये तकरीबन 500 के करीब जो है वो आर्काइव है इनके पास। और फिर इनकी जो आर्काइव है उसमें इनके पास बेहतरीन कलेक्शन है, इंक्लूडिंग दी ACC इंस्टीट्यूशनल आर्काइव एंड कोलोराडो माउंटेन क्लब कलेक्शन भी है इनके पास। और स्पेशल कलेक्शंस में जो है इनके पास क्या है जनाब, द निकोलस B क्लिंच कलेक्शन, जॉन M, और फिर उसके बाद जो है बहुत सारी ऐसी कलेक्शंस हैं जो कि बच्चों के काम आती हैं। स्पेशल बात ये इस लाइब्रेरी की कि इस लाइब्रेरी में आपको क्लाइंब करके, यानी पहाड़ के ऊपर पहाड़ बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए और बहुत सेफ पहाड़ सा बनाया हुआ है। पूरी लाइब्रेरी इसी तरह मेंटेन की हुई है और फिर वो ऊपर चढ़ते हैं और अपनी मर्जी की जो है वो बुक निकालते हैं। थोड़ी देर में जो है वो हम आपको दिखाएंगे भी कि ये लाइब्रेरी कैसी है। लेकिन हमारे यहाँ पर वहीं ये कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, अभी थोड़ी देर में हम लोगों को दिखाएंगे भी, बताएंगे भी कि ये लाइब्रेरी जो है किस तर्ज की बनाई गई है और क्यों बनाई गई है कि बच्चे इंटरेस्ट लें। वहाँ माउंटेन से रिलेटेड लाइब्रेरी बनाई गई है जिसमें जो है वो बच्चे सिर्फ माउंटेन के हवाले से, सिर्फ जो है वो एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो है वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बट हमारे यहाँ लाइब्रेरी नॉर्मल बुक्स के लिए भी ख़त्म हो गई है। इवन जो उर्दू बाज़ार हैं, जो संडे बाज़ार हैं, वो किताबों के कल्चर भी ख़त्म हो गए। देखिए सब हम देखें, हम अपने दौर पर कि मैं एक लाइब्रेरी में पढ़ते थे, हम दोस्त वगैरह नॉर्थ आज़ाबाद में, हसद मोहानी लाइब्रेरी, मतलब असगर अली शाह स्टेडियम के करीब थी। तो क्योंकि वहाँ जाते थे एक कल्चर ये होता था कि वहाँ जाके खामोशी से आप पढ़ें, जो बुक चाहिए, कोई
एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए बुक चाहिए आपको लाइब्रेरी से मिल जाती थी। अब जो है ये जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। हम बाहर से अगर हम मिलाते हैं ना तो सब बाहर की एजुकेशन हमारी एजुकेशन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो ग्राउंड से भी ऊपर नहीं आए हैं और वो आसमानों पे हैं। अब बेसिकली क्या है कि हम पुराने ज़माने के जो है ना अपना सिस्टम पे हम चल रहे हैं। तो अगर हम स्कूलिंग सिस्टम को देखें, फिर हम मैट्रिक का देखें, तो आप बुक्स देखें वही बचपन से वो बच्चे को वही पढ़ा रहे हैं। अब देखें एक टाइम हो गया हम बहुत आगे हैं, अब 2025 में हम ठीक है और 20वीं सदी 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। तो हम क्या पढ़ना है हमें? देखें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सब कुछ जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले हम गाड़ी आती थी, अब याद होगा गाड़ी आप देखें हिस्ट्री के वो स्टार्ट करते थे बाहर आके बिल्कुल उसको जर्क करके। अब जो है सेल्फ आ गया, अब और नया आ गया टच स्टार्ट आ गया। उसका नया क्या है कि गाड़ी में इंजन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गई। तो जब जिद्दत में दुनिया जा रही है हम लोग जिद्दत में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन की आपने बात की ना, जैसे बुक्स की रीडिंग या ये सब, तो आप देखें बच्चों को हमने किस में लगा दिया है? मोबाइल फ़ोन में। और वो अगर जो एक्टिविटी है, मेरी जो फैमिली डॉक्टर हैं वो ये कहते हैं बच्चों की एक्टिविटी करें, नीचे प्ले करने भेजें, ये सब करें, बच्चे जाते ही नहीं है। ठीक है, अब वो बाबा वो गेम चाहिए, बाबा वो टीवी पे जो है ना सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें ये करवा दें, डाउनलोड करना है। क्योंकि अब आजकल टीवी भी जो है वो एंड्रॉयड वाले टीवी आ गए हैं और उसमें गेम डाउनलोड करके बच्चे उसमें रिमोट लगा के खेले। तो हम क्या है उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी चेंज कर रहे हैं ना। अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग भी यूज़ हो रहा होता है ना। अगर आप रीड कर रहे हैं तो देखें रीड करने का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं कि हम बुक्स को हम खोल के पढ़ रहे हैं, उससे क्या होता है कि आपकी आंखों का क्या है, क्या इशू है, क्योंकि बच्चे तो नहीं बता सकते ना, जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे बताएंगे बाबा नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन अशरफ भाई देखिए ना, बुक पढ़ने का एक अपना मजा अलग है और उसको समझने का मजा अलग है। अब क्या होता है कि हम लोग सब लैपटॉप खोल के बैठे हुए होते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देख लें ना कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रैंडम मेरे घर में अभी तक भी न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, वो मेरे फादर का है क्या है कि भाई वो कुछ भी हो लेकिन वो न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने खबरें पढ़ी हैं। लेकिन अब वही न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ती, मैं तो उसको यूज़ करती हूँ लैपटॉप पे। मैं तो जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना होता है लैपटॉप पे। लेकिन फ़र्क ये होता है शायद मेरी मेमोरी में और उनकी मेमोरी में बड़ा फ़र्क आ जाता है। वो बड़ा कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें समझ भी आती हैं और उनको जो है वो शायद याद भी रह जाती है खबर। लेकिन हम रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें से शायद हमें अगले दिन कोई खबर याद भी नहीं होती। ये क्या फ़र्क होता है? मतलब ये किताब हम हाथ में लेके पढ़ रहे होते हैं, वही किताब हमें ऑनलाइन भी मिल रही होती है। कि आपने क्या फर्क फील किया? देखिए मैं बताऊं, जब पहले हम लोग पढ़ते थे तो उसमें जब आपका बिल्कुल जो दिमाग है ना बिल्कुल वो बुक पे होता था ना। हाँ। अगर आप खोल के पढ़ रहे, कुछ और नहीं है, हाँ। मोबाइल नहीं है, वो सब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते थे कोई शौक होता था कोई और बुक ले लो उसकी सपोर्ट के लिए। अब क्या है कि अगर आप लैपटॉप पे भी खोल के पढ़ रहे हैं तो टॉप अप हो रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, कभी वो वेब मैसेंजर आ रहा है, तो आप उसका डाइवर्ट हो जाते हैं ना। अब ये है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो जैसे कोई हिस्ट्री देखिए आप, जैसे आपने माउंटेन की बात की, जैसे हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, तो K2 है हमारा, फिर बाकी दूसरी जो चीज़ें अगर हम वो पढ़ें उसके बारे में तो हमें पता चले। आप देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन पागल है वो जाके K2 को सर्च करने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भी एक ज़िंदगी है, वो पूरा उसकी प्लानिंग करते हैं कैसे बर्फबारी में कैसे ज़िंदा रहना है, या कुछ हो जाए हादसा हाँ। तो अपने आप को कैसे बचाना है, वो भी एक पूरा ट्रेनिंग होती है। शिकार का बताऊँ, शिकार पे लोग जाते हैं उसकी हाँ। भी पूरी ट्रेनिंग करके जाते हैं। यानी अशरफ भाई मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई कि जिन बच्चों को सिर्फ माउंटेनिंग का इंटरेस्ट था, जो बच्चे चाहते हैं कि भाई हम जाएं और ये जो हमारे जैसे K2 हो गया या और दीगर हमारी चीज़ें हो गई, यानी हमारी जो पिकनिक पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लोर करें, उसके लिए उन्होंने एक अलग ही लाइब्रेरी बना दी जी। और लाइब्रेरी उसी तर्ज की बनाई है जिसमें वो क्लाइंब करेंगे, मतलब वो चढ़ेंगे और ऊपर से फिर वो बुक निकालेंगे तो उनको अहमियत का अंदाज़ा होगा कि अपनी मर्ज़ी की अगर बुक ढूंढनी है, अपनी मर्ज़ी से हमने बुक निकालनी है तो इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पसंद की हम बुक निकालेंगे और फिर हम उसको पढ़ेंगे। वो जो एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया है वो कितना ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ तो इन जनरल जो है वही किताबों के लिए जगह नहीं है और वो लोग जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर वो बुक की लाइब्रेरी बना रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर महराज भाई से पूछेंगे कि महराज भाई ने कितनी किताबें पढ़ी हैं और ये जो किताबों का कल्चर है क्यों ख़त्म होता जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो बुक कल्चर खत्म होता जा रहा है, लोगों ने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए हैं, मैगजीन्स की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं और
मेरे ख्याल में ये सही भी है, लेकिन ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, तो फिर वेस्ट में ये कल्चर क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? लोग क्यों वहाँ पर तवज्जो दिलाते हैं और कहते हैं स्टूडेंट्स को कि नहीं, हम तो आपको स्पेशल लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं, हम तो आपको आपकी मर्ज़ी की, जैसे आपने टॉपिक है उसी टाइप की लाइब्रेरी बनेगी, तो हम आपको बना के दे रहे हैं। ये क्या, ये हम तो जो है फॉलो करते हैं वेस्ट को, तो फिर हम अभी क्या हुआ, बुक्स में क्यों नहीं कर रहे फॉलो? देखिए, किताबों का मामला है, मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि पढ़ाई की बात है इसलिए हम फॉलो नहीं करेंगे। किताबों से इश्की की ये आखिरी सदी है, मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा, मामला ये कि हम भी जाहिर सी बात है जब पढ़े तो किताबों से ही पढ़े, हमारे पास टैब तो नहीं होते थे कि जी टैब की मदद से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप की मदद से पढ़ रहे हैं। अच्छा, किताब के जो वर्क होता है ना, उसका एक अपना लम्स होता है, ठीक है ना, वो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। जो लोग किताबें पढ़ते थे या पढ़ते हैं उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। अच्छा, बहरहाल चले, स्कूल की किताबें अपनी जगह पे, इसके अलावा नॉवल हमने बहुत पढ़े। और नॉवल कौन से पढ़े? पहले आप ये बताएं, आपके फेवरेट मैगजीन्स कौन से थे? इमरान सीरीज जो है जासूसी था, इमरान सीरीज। अच्छा। शायद आपके नॉलेज में हो नहीं हो, लेकिन बरसों आता रहा है वो, हर मंथ आता था उसका शुमारा जो है। जब भी आप क्राइम रिपोर्टर बने, उसको लेने के लिए जाहिर सी बात है खत्म कर चुके होते थे, तो बस पहली तारीख का शिद्दत से इंतजार होता था कि पहली को आ गया, वरना 2 तारीख को आ जाता था। इसके अलावा जासूसी और सस्पेंस डाइजेस्ट होती थी, उसको बहुत पढ़ा है हमने। तो बहरहाल वो एक वक्त था, और किताबों से वाकई जो है उनसियत होती है इंसान को। लेकिन अब जो मौजूदा दौर है, इसमें जाहिर सी बात है, देखिए जहाँ टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को किल कर देती है, तो बुक्स को भी किल किया गया है। और इसका हाल, आप अगर गुलशन इकबाल आपका कहीं जाना हो, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पर पुरानी किताबों का मतलब बहुत सारे स्टॉल्स हैं। हाँ। और सदर में भी आपको कहीं कहीं ये मिल जाएंगे किसी हफ्ते में एक दिन ना। सही। तो इतनी बेकदरी और इतनी बेदर्दी से उन किताबों को रखा हुआ है या फैलाया हुआ है, जैसे वो अल्लाह माफ़ करे, कबाड़ का सामान नहीं फरोख्त किया जाता। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना। तो बात यह है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई किताबों से, और टेक्नोलॉजी ने और मजीद उस पर जलती पे तेल का काम किया, उसको बिल्कुल ही जला दिया। हाँ, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट में जहाँ पर जिनकी टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करते हैं ना, कि भाई वहाँ अगर नई जीन्स आ गई तो वो यहाँ आनी चाहिए, वहाँ अगर वो तो बढ़ रहे हैं किताबों की तरफ, मोबाइल फोन आ गया तो वहाँ तो लाइब्रेरी की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि भाई बुक्स पढ़ें, वहाँ ही जोर दिया जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि उसके साथ उन्होंने सीडीज भी रखी हुई है, डिफरेंट चीजें, जो इंटरेस्ट की चीजें मिक्स किया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल किताब पे रहे, बिल्कुल उन्होंने ये देखा है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ाया, आर्काइव निकाल के उन्होंने इस तरह के मुकामात बनाए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो उसके बाद अपनी मनपसंद सीडी और बुक को वो निकाल सकते हैं। उनको एक एक्टिविटी भी दे दी उन्होंने। एक्टिविटी हमारे यहाँ खत्म होती जा रही है। जैसे अभी अशरफ भाई ने बोला कि आजकल के बच्चों में भाई, आप पहले बाहर जाके बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते थे, ठीक है ना, वो भी अब ऐसा ऐसा खत्म होता जा रहा है। वो कहाँ आ रहे हैं? एंड्रॉइड आपके पास टीवी आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, उसमें आप गेम डाउनलोड कर रहे हैं, या फिर आपने अपना मोबाइल अपने बच्चे को दिया हुआ है या उनको टैब लेके दिया हुआ है, वो उन एक्टिविटीज में। तो ये बहरहाल बहुत अच्छी बात है, तमाम तरह एक्टिविटीज होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि किताब जो है ना, किताब और अखबार, इसका दौर देखें कम तो हो गया है, लेकिन आप ये देखिएगा कि खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो अभी भी इसकी अहमियत समझते हैं कि पढ़ने से आपको कितना फ़ायदा होता है। ये आपकी एक रीडिंग होती है, माइंड रीडिंग होती है। आपके दिमाग में जो किताब पढ़ के आपको याद रहेगा ना, वो शायद आपको लैपटॉप पे पढ़ के याद ना रहे। और आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या साइंस है क्या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली। अच्छा अशरफ भाई, आप थोड़ा सा अपना बताएं कि आप क्या किस तरह रीडिंग करते थे? जैसे बता दिया कि मेराज भाई इमरान सीरीज पसंद थी, आपको कौन से मैगजीन्स वगैरह पसंद थे? नहीं, मैगजीन तो नहीं, हम जाते थे तो दोस्त मेरे, एक बचपन का मेरा दोस्त क्लास 1 का ना माशाल्लाह से, अच्छा, तो आज तक हम दोस्त हैं। तो हम दोनों जो जाते थे तो हम पढ़ते थे खास तौर से इकोनॉमी की ना, क्योंकि मैं बताऊं पहले इकोनॉमी समझ में नहीं आती थी, तो वो हमें वो रेफरेंस देते थे कि वो बाहर की ये बुक्स पढ़ें आप। जैसे बिजनेस लॉ है, सबसे मुश्किल है हमारा ना बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो वो बिल्कुल ऊपर से जाती थी। तो उन्होंने कहा कि 2-3 बुक्स है, लॉ नहीं आपको पढ़ना है, बेसिकली बिजनेस के टाइटल पढ़ने हैं कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के क्या ट्रिक्स होते हैं। तो 3-4 बुक्स हमने निकाली, वो पढ़ी थी, तो हमें समझ में आया कि जैसे अकाउंट रिकॉन्सिलेशन जिसे कहते हैं बैंकिंग में ना, कि डेबिट क्रेडिट को, अब ये आम आदमी को बोलने नहीं समझ में आया, वो पढ़ के दिमाग में डाला, फिर उसकी कैलकुलेशन जिसे होती है नंबर सेम, क्योंकि ये बिना उसके नहीं हो सकता था। अब वो कोई चीज़ आती है तो मैं बिजनेस की जो चीज़ें हैं वो दिमाग में आती, उसी से नंबर से ही खबरें बना लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त से वो पढ़ा
हाँ। वो पढ़ने का वो इम्प्लीमेंट किया, वो फायदा हो रहा है। हमारे मतलब हमारी फील्ड में देखें तो लोग जो है बिजनेस को कहते हैं बहुत रूखा, बिल्कुल, क्योंकि दिमाग खपाने वाली चीज है। तो इसमें ये है कि फायदा मैं बताऊं कि फायदा ये है, मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ कि आप पढ़ें। खासतौर मैं बताऊं, मेरी सिस्टर का मैं बहुत जिक्र करता हूँ, डॉक्टर भी हैं और डॉ मेडिकल से जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और डॉ में आप जाएंगे तो टॉप जो आपके गोल्ड मेडलिस्ट उनके नाम होते हैं। अमरीन खान नाम है, तो लिस्ट में लिखा हुआ है। अब वो बाहर डॉक्टर है, तो उनकी अलग आदत है ना, वो जो बुक्स पढ़ी वो किसी को देती नहीं थी। अच्छा, उन्होंने जो है ना वो अपना पूरा रैक बनाया हुआ अलग से अपनी जी। और बाकी एक और शौक था बुक्स के साथ जो तस्वीरें, तो हमारे यहाँ किसी को भी नहीं है ना। अच्छा। तो सबसे ज्यादा जो तस्वीरों का जो कलेक्शन है उन्हीं के पास है ना। अच्छा। डिग्री लेने के बाद जो सारा जो स्टाइल, हमने तो कोई इतनी टेंशन नहीं ली, मगर एक होता है लोगों को ना क्रेज जिसे बोलते हैं। अब घर में एक ही 5 लोग, 5 दिमाग, लेकिन वो उनका वो बिल्कुल एक एक चीज बुक्स संभाल के रखनी है, ये सब वही उन्होंने बच्चों को सिखाया। तो हम थोड़ा सा उस पर अमल दरामद करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि बुक्स ऐसे रखनी है, रैक बनाया हुआ है। तो बच्चे जब पढ़कर आते हैं तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें ना कि आप देखें कि कराची मेगा सिटी है। और आप जाएं कितने घर होंगे, मेरे हिसाब से 10% भी नहीं होंगे, बच्चे आके पढ़ते हैं, बैग को फेंकते हैं, फिर भाई खेलना है या वो टीवी में। तो ये जो बुक्स है ना, बुक्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी लाइफ में ना बहुत चेंजिंग लाती है। स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं कि अगर आप जैसे जाते हैं, कोई आप काम कर रहे हैं या सब, क्योंकि मैं बहुत फ़र्क देखता हूँ पाकिस्तान में और बाहर के जो हम रीजन ममालिक में देखें, इनसे हमारी बात होती है, मैं साफ इसमें कोई वो नहीं है, इंग्लिश में हम लोग बहुत वीक हैं, ठीक है। और आप बराबर में इंडिया है, आप देखें लैंग्वेज का, क्योंकि हम पुरानी वही किताब एडिशन छापे जा रहे हैं। इंग्लिश में भी वीक हैं, लेकिन उसके बाद हम बहस इतनी करते हैं, हम सीखना भी नहीं चाहते। जी, ये है मसला सारा ये है कि हम लोग इंग्लिश सीखना भी नहीं चाहते और हम लोग बस एक दूसरे का मजाक उड़ा उड़ा के पागल हो जाते हैं। अच्छा, इसने ये बोल दिया, अगर किसी की वोकैब अच्छी है, अगर किसी को ज्यादा ईडियम्स, फ्रेजेस या उसकी ग्रामर अच्छी है, तो भाई जाके अगले को बता दो, गाइड कर दो उसको। पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर वो कंप्लीट जबान ना, उर्दू भी नहीं आती होगी किसी को। उर्दू भी इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है कि उर्दू के भी इतने सारे वर्ड्स हैं कि शायद उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स हमें नहीं आते होंगे, तो आप परफेक्ट तो किसी चीज़ में नहीं हो सकते। इनफैक्ट जो गोरे रह रहे हैं अमेरिका कनाडा में, शायद उनको भी नहीं पता होगा कि उनकी जो लिटरेचर की ज़बान है वो कौन सी है, या उनके ख़ास वर्ड्स कौन से हैं, या फिर अभी जो नए ईडियम्स, फ्रेजेस और नए जो है वो चीज़ें इन्वेंट होती जा रही हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो वोकैब ऐड होती जा रही है, वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बट इन दी एंड आप अपने कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज को इन जनरल अगर सीख लेंगे तो वो आपके बड़े काम आएगी। उसमें भी मजाक उड़ाएंगे एक दूसरे का, मेराज भाई, उसमें भी जो है वो कहेंगे, अच्छा इसने तो देखो ये कह दिया, इसने तो वो कह दिया। और तालीम तरबियत का ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है, इंग्लिश तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। तालीम का ताल्लुक वाकई जो आप पढ़ते हैं, जो आप स्टडीज़ करते हैं, जो आप अपनी स्कूलिंग में कर रहे होते हैं, जो आपकी तरबियत है वो है। वरना अगर देखा जाए तो जो अमेरिका कनाडा में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ज़बान तो आपको कल्चर के तौर पर आई जाती है, जिस जगह आप रह रहे होते हैं आपको वहाँ की ज़बान भी। ज़रा इस पे ज़रा थोड़ा सा बात करें। अच्छा, देखिए हमारे यहाँ वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज के इतने सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस और सनत बन चुकी है ये, वही ना, ठीक है ना। अच्छा, अब मामला यह है कि जब हम अंग्रेजी, अच्छा, और मज़े की बात यह है कि ये सारे, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है 99% लोग जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज वाले कोचिंग सेंटर जो खुले होते हैं ना, वो शॉर्ट कोर्स, 1 हफ्ते में इंग्लिश, 2 हफ्ते में इंग्लिश, सब गए होते हैं वहाँ पे, और वो ये समझ रहे हैं अब हमें इंग्लिश आ गई। मेरा भी आप गए थे या नहीं गए थे? नहीं। सावित्री माई पे बात की थी कि 24 घंटे में डॉक्टर बनी है, 24 घंटे में 15 दिन में इंग्लिश का क्रैश कोर्स भाई, मतलब 15 दिन में इंग्लिश का क्रैश कोर्स। जो गोरा है ना वो भी हैरान हो जाए कि 15 दिन में पूरी इंग्लिश इन्होंने सीख डाली। देखिए गोरे को तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हैरान किया हुआ हर मामले में। गोरा हैरान ही है, तो हमने जो भी हैरान करके। गोरा था या गोरा था? गोरा। यकीन करें, मैंने कल एक रील देखी फेसबुक पे, पंजाब के किसी इलाके की थी, वो बंदा ड्राइविंग सीट छोड़ के ऊपर आया, बस आधा दरवाजा खुला और डिप्स लगा रहा है वो चलती गाड़ी में। अब बताएं गोरा हैरान होगा नहीं होगा? पाकिस्तान में तो ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। अच्छा, बात यह है कि इस तरह की बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले में, वहाँ पर लोग जाते भी हैं। और मेरा सवाल था, आपने जो बात कही, आप गए या नहीं गए? मैं भी गया हूँ, देखा, ठीक है। आप किसी से भी पूछ ले, उसने छप्पर में जो है कोर्स किया हुआ होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसीलिए उसको पता होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है मुझे इंग्लिश आती है, तो कोशिश तो करता है इंसान सीखने की। लेकिन आपकी बात ये सही है कि 15 दिन में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं ये समझा हूँ
कि अगर आप 6 महीने का भी कोर्स कर लेना, हाँ, जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा ना, हाँ, माहौल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी पूरे मामले पे। सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत आपका जो काउंट environment करता है। होगा, हाँ। आपके सराउंडिंग में जो लोग होंगे, बिल्कुल। अगर वो मतलब इसी तरह आपके जहन से मिलते जुलते हैं तो आप बहुत जल्दी उस चीज को सीख जाएंगे। सीख ठीक है ना? जाएंगे, हाँ। और अगर आपके सराउंडिंग में लोग आपको बोले आ गया भाई बड़ा अंग्रेज, हाँ, बस आपका तो मोराल उधर ही डाउन हो जाए ना, आपने बोला पानी पिलाओ भाई छो। हाँ, भाई क्या मतलब है। हाँ, ये बड़ा मसला है। प्रॉब्लम है। अच्छा, ये घरों में भी है, मजे ऐसा की नहीं बात है। ये है कि जब आप फ्रेंच बोल रहे होंगे ना और आपको नहीं आ रही होगी, कोई नहीं टोकेगा आपको। नहीं। आप उर्दू गलत बोल रहे होंगे ना, आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई और लैंग्वेज भी गलत बोल रहे होंगे, नहीं कोई टोकेगा। जहां आपने इंग्लिश। कोई इंग्लिश गलत बोली, ना, वहीं ना, अगर किसी की ग्रामर अच्छी है, वो उसने आपको ऐसे करके ऐसे घूरना। मैं मानती हूँ कि अच्छी लैंग्वेज है, आपको सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बोलना आती है या आपको समझ है तो दूसरे का मजाक उड़ाएं। भाई दूसरा पीछे रह गया आपसे थोड़ा, तो वो जाहिर सी बात है वो सीख जाएगा। तो मेन बात ये होती है कि आप अपनी ज़बान तो अच्छे से बोलें। आपको पता है हमारे यहाँ जो हमारी उर्दू ज़बान है उसके साथ क्या हशर कर रहे होते हैं लोग, माशाल्लाह उसके से साथ करते हैं। किस तरह से बोल रहे होते हैं। अशरफ भाई थोड़ा सा जरा इसके ऊपर कमेंट कर दे बस लास्ट। हाँ, तो देखिए जो मेन लैंग्वेज का जो है ना, कोई भी हो, जैसे कोई भी जबान हर किसी की अपनी हाँ, एक वो हाँ। पावर होती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल देखें आप, कोई भी मीटिंग होने जाए तो इंग्लिश आपकी लाजमी है। हाँ। अब इसमें यह है कि हम जो एजुकेशन जो हम जा रहे हैं, तो हम एक फिर से दरख्वास्त है कि आपके मुतलका वजारतें हैं, वफाकी वजारत भी एजुकेशन की, सूबाई वजारतें भी, तो इनसे एक है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका मतलब मुझे बता दें। मैं पूछता रहा, मैं प्रिंसिपल से पूछता रहा इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो उर्दू मीडियम स्कूल कौन सा होता है, इंग्लिश मीडियम, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, बिल्कुल सही। और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पूछें टीचर्स को कि इंग्लिश कितनी आती है। मेन ये कि बच्चे, पता है देखिए उस्ताद ही सिखाते हैं ना। हाँ। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, महराज भाई हमारे साथ मौजूद थे, और आज हमने जो है इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए कि भाई एक तो आपकी लैंग्वेज और दूसरा किताबें, इन दोनों के ऊपर तवज्जो दें। बिल्कुल इंग्लिश सीखें और किताबें पढ़ने की अहमियत पर जोर दें। किताबें पढ़ें और अपना जो माइंड है उसको खोलें, एक्सप्लोर करें दुनिया को। आपको पता लगेगा कि क्या कुछ होता है इन किताबों में। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको अपकमिंग एक्टर्स। साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आज हम इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है ग्रूमिंग से रिलेटेड। अब ग्रूमिंग जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्या होनी चाहिए। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और किसी सर्टन फील्ड से रिलेटेड जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आपका अटायर कैसा होना चाहिए, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको क्या कपड़े पहन के जाना चाहिए। आपकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन किसी ने आपको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। या फिर इन जनरल अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस लेडी हैं तो आपको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस इवेंट पर क्या करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। और इस पर बात करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर मैम प्रिया महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, गुड टू सी यू हेयर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं कि भाई लोगों को किस जगह पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप अब क्योंकि ट्रेनर हैं और ये ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह देती हैं, तो इसमें सबसे पहले लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी पर्सनैलिटी में वो ये चीज़ें चेंज करें और ये तमाम तर जो एस्पेक्ट्स हैं ये लाने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें? सबसे पहले देखें, इम्पॉर्टेंट ये है फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन आपके अटायर से ही आएगा, राइट? ठीक है। अब अटायर आपने किस तरह का पहनना है, कहाँ पहनना है, ये बहुत मैटर करता है। डेफिनेटली, ठीक है। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम होती है कि भाई अब अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हमें किस तरह का अटायर पहनना है। अगर ये मेंशन है, लाइक समटाइम प्रोबेबली वो मेंशन करते हैं कि भाई यू शुड बी कम इनटू अ बिजनेस अटायर, राइट? सो डेफिनेटली आपको बिजनेस अटायर का मतलब ही यही है कि आपको वेस्टर्न कपड़ों में आना है। इट कुड बी ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, स्कर्ट, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। कंफर्टेबल, बट प्लीज ये जीन्स से अवॉइड करें, टाइट कपड़ों से अवॉइड करें। और अगर आप नॉर्मली, हमारा एक पाकिस्तानी ड्रेस जो शलवार कमीज है, इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल, सीरियसली। आप इसको अगर अच्छे तरीके से कैरी करें और आपको पता है इसे कैसे कैरी करना चाहिए, तो आप इसमें भी बहुत अच्छे लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, आप, मुझे ये लगता है
कि आप पर क्या सूट करता है और आपको किस तरह कपड़े पहने, ये आपको सबको पता होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि नहीं आयज़ा खान ने ये पहना हुआ है मैं भी आयज़ा लगूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये बात मैं बहुत दफ़ा कहती हूँ कि भाई आप जिन सेलिब्रिटीज़ को, जिन स्टार्स को देख रहे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब अगर एक स्कर्ट या एक शर्ट आयज़ा खान ने पहनी हुई है ये या हानिया ने पहनी हुई है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सिचुएशन अलग है। बिल्कुल। अब आप उसको कैरी करें, पता नहीं आपके ऊपर वो अच्छा लगे नहीं लगे। कि मैम किस तरीके से लोग आपको ये सवालात भी पूछते होंगे, कैसे आप फिर लोगों को बताती हैं कि भाई आपके ऊपर ये सूट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, आपने ऐसे बिहेव करना है, ऐसे बात करनी है, जब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है आपने जहन में रख के जाना है। देखिए पता सबको होता है। हाँ, मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों समझते कि हमें नहीं आता या हमें नहीं। हाँ, एक नॉर्मल भी हम मुंह धोते हैं जी, अच्छा लगता है, हाइजीन हाइजीन, हाँ, हाइजीन हाँ, की हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लेकर आते हैं। हाँ, नॉर्मली लोग, मुझे नहीं पता कि नाउ डेज वाई दे आर अवॉइडिंग यू नो लाइक परफ्यूम से या मुंह हाथ धोने से भाग रहे हैं। सीरियसली बिल्कुल, हाँ, आप नॉर्मली भी देखें, नेचुरली हम ऐसी whenever we take the shower we look pretty, we look beautiful, साफ सुथरे ही हम अच्छे लग रहे होते हैं, साफ सुथरे ही अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ, सही बात है। अब आप जब साफ सुथरे, आपको पता है आप अच्छे लग रहे हैं, whatever you will wear properly in a good manner way, आप खुद ब खुद अच्छे लगेंगे, खुद ब खुद अच्छे लगेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। वो क्या होता है कि वो इन चीज़ों को माइनर समझते हैं, वो कहते हैं भाई इससे कुछ नहीं होता, इट्स ओके, हाँ बस हमने जो है वो बस ठीक है, हम ठीक लग रहे हैं, ये वाला जो ख्याल है ना कि बस हम ठीक लग रहे हैं, तो ये जो है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जैसे जॉब्स की बात आ जाती है, तो भाई आपने सर्टेन काइंड ऑफ प्लेसेस पे जाना होता है, किसी ने जो है वो एविएशन से रिलेटेड जॉब लेने जाना होता है, किसी ने जो है वो स्कूल के लिए जाना होता है, टीचिंग के शोबे के लिए जाना होता है, बैंकिंग सेक्टर में जाना होता है। लड़कियों को, लड़कों को नहीं पता कि हाउ टू ड्रेस, हमें करना क्या है, लोगों को नहीं पता। ज़रा लोगों को बताएं कि किस मतलब किस सेक्टर की या किस जो है वो ब्रांच से रिलेटेड या किस शोबे से रिलेटेड उनको क्या ड्रेसिंग क्या करके जाना चाहिए। देखिए बीइंग एविएटर, मेरा चूंकि ताल्लुक खुद एविएशन से रहा है, तो एविएशन में एक एक चीज़ बहुत मायने रखती है, स्पेशली फर्स्ट इंप्रेशन और आपका अटायर। सीरियसली इट रियली मैटर्स। सही। उसके बाद स्माइल, स्माइल इसको तो लाजमी रखा करें प्लीज, इसको लाजमी। मैं इस जरूरी नहीं है मैं एविएटर्स के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए। एक तो पहली बात देखें, सदका जारी है, ठीक है ना। बिल्कुल, दूसरी बात, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कितनी गलतियां, कितनी गलतियों पे ये ऐसे मतलब बहुत, मेरे लिए तो इसने मैजिक काम किया है। हाँ सीरियसली, इसने मैजिक काम किया है। सही। तो एविएशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अटायर यकीन करें बहुत मैटर करता है। सही। आपका अटायर शुड बी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वेस्टर्न हमेशा, चाहे एयरलाइन मेंशन करे ना करे। अच्छा, आपको अटायर, क्योंकि देखें इंटरनेशनली रखें, हाँ, इंटरनेशनली तौर पे एयरलाइंस का सबका एक ही एक ही कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है, तो हमने तो यही देखा है कि वेस्टर्न ही अटायर हम खुद भी पहन के गए, हमें उसी बेस पे सिलेक्ट किया गया। और मैं सबको भी यही बोलती हूँ और बोलूँगी भी कि जब भी आपका इंटरव्यू हो एयरलाइन के लिए, प्लीज़ कैरी वेस्टर्न अटायर, लाइट कलर्स पहने, मेकअप बिल्कुल यू नो नेचुरल होना चाहिए, ना ज़्यादा ग्लिटरी हो, ना ज़्यादा शाइनी कि बस आपके मेकअप को ही देखते रह जाएं। ठीक है। सेकेंडली जो आपकी एक्सेसरीज हैं वो बहुत मिनिमल होना चाहिए। रिस्ट वॉच तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग। वही मुझे, हाँ मैं भी यही पूछने वाली थी कि रिस्ट वॉच तो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। और बड़े बड़े झुमकों से अवॉइड कीजिए, छोटे छोटे से सीरियसली इनसे अवॉइड करना चाहिए हमें। भाई आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं ऑब्वियसली, इवन इन कॉर्पोरेट पे भी मैं यही बोलूँगी कि भाई कॉर्पोरेट पे भी आप अच्छा मिनिमल जितना हो सके एक्सेसरीज पहने, परफ्यूम लाइट सा, ऐसा ना हो कि सामने वाला आप गए हैं और वो जो है वो सारी हवाएं चल रही है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से whenever you take the shower and you apply perfume, it's fine. But sometimes I really don't know, and I will talk about this. People nowadays they are running from shower. I really don't know why. अच्छा,
यस हाइजीन के अगर क्यों भाई, क्यों आप लोग हाइजीन से भाग रहे हैं? मतलब आप लोगों ने रोजाना जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा मैम, आप बिलीव करें कि हम अपने शो पे ऑलमोस्ट हर एक दिन के बाद जो है ना ये जरूर कह रहे थे कि सफाई का ख्याल रखें और ये बड़ी जरूरी है, हाइजीन का ख्याल रखें भाई, अपने आप को ठीक रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठीक। आप अगर साफ सुथरे हैं तो डेफिनेटली आपको इर्द गिर्द का माहौल भी उसी तरीके से साफ आप करेंगे तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। अच्छा, अब जो लोग जॉब्स के लिए जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग जो है वो, आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं? एविएशन से रिलेटेड मैं पूछ रही हूँ कि भाई अगर कोई गया है केबिन क्रू की जॉब के लिए गया है तो वो आपको आके बताएगा कि मैम मैं तो, मेरे तो सारे प्लस पॉइंट थे बट आई डोंट नो, उन्होंने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलती करते हैं, माइनर हो या फिर कोई बड़ी मिस्टेक क्या होती है? देखिए कुछ तो स्टैंडर्ड्स उनके अपने ही हैं, जैसे रिगार्डिंग हाइट एंड वेट, वो डेफिनेटली आपका BMI के मुताबिक ही होना चाहिए। ठीक, बाकी स्टेप्स की हम प्रैक्टिस ये अच्छी कर सकते हैं कि इंटरव्यूअर जो होता है वो लाजमी डेफिनेटली आजकल सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सही। अब वो इंटरव्यूअर ही वांट्स टू लिसन टू यू, उसको सुनना है। अब आप जो जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं, माई सेल्फ इज दिस दिस दिस, ही एक्चुअली वो आपको सुनना चाह रहे हैं। अगर वो उस पर सवाल करेगा, इट्स मीन मुझे लगता है यू आर सिलेक्टेड, बट ओके विल कॉल यू, आजकल तो यही है, विल कॉल यू, इट्स मीन नहीं आप घर जाएं, आप घर चले जाएं। लेकिन सीरियसली मैं आपको एक बात बताऊं, समटाइम ऐसा होता है कि द लेडी और द बॉय व्हेनेवर दे आर इंटर्ड, जब भी वो इंटर होते हैं अच्छे अटायर में, स्माइलिंग फेस होते हुए, बहुत एक लग रहा होता है कि वाकई में समवन इंटर्ड। कुछ लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे थे वो इतने घबराहट में होते हैं, लाइक वो बहुत घबराए हुए होते हैं, उससे भी जो है शायद काफ़ी इफेक्ट पड़ता होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, डू प्रैक्टिस सीरियसली। मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, स्पीकिंग पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह बात करनी है, इसकी प्रैक्टिस, हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस इंटरव्यू से भी पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए कि भाई क्या क्या सवालात आ सकते हैं। अब तो देखें AI है, लिंक्डइन पे इतनी टिप्स आती हैं। और मैं ही कहती हूँ कि अब मैं न्यू जनरेशन के लिए यही कहती हूँ कि प्लीज़ ये इंस्टाग्राम, फेसबुक से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, लिंक्डइन इस्तेमाल कीजिए। उसमें बहुत अच्छे टिप्स आती हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के हवाले से किस तरह का गेटअप करना चाहिए, क्या क्या सवाल आ सकते हैं, उसका आपने कैसे जवाब देना है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, आप जो जिस तरह से क्लासेस देती हैं, ग्रूमिंग क्लासेस देती हैं और पर्सनालिटी ग्रूमिंग, यकीन करें ये इतना टफ काम है कि ये पर्सनालिटी, किसी की पर्सनालिटी में चेंज लाना, उसको ग्रूम करना, सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये बताएं कि आप कैसे करती हैं, क्या क्या आपको हर्डल्स आती है, कितनी मुश्किल आती है कि भाई ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, ये क्यों सडन, ज़ाहिर है सडन तो चेंज नहीं आता, लेकिन स्लाइटली चेंजेस भी लाने में लोगों में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि नोबडी वांट्स टू चेंज। अभी तो फिलहाल वो इसमें ईगो समझ लें, मैं क्यों, मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत पेशेंस चाहिए। और ये पेशेंस मुझे एयरलाइन में आ चुका है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। बीइंग फ्लाइट अटेंडेंट और बीइंग कैबिन क्रू मुझ में बहुत है। सही। और अब और ज़्यादा आ गया है। सही, ठीक है, चले वहाँ तो इंटरनेशनली आप लोगों को, डिफरेंट लोगों को टैकल करना, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तानीज, ठीक है ना, तो हम लोग जो है थोड़े बहुत रिजिड भी है, इतनी आसानी से बात नहीं मानते, बट बी पेशेंट। आपको एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अच्छा, आपको सुननी चाहिए उनकी बात। सबसे पहले सुने उनके, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनको चेंजिंग कहाँ लानी है, उनको बताती हूँ मैं पहले, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, ये बताएं कि मैंने बड़ा नोटिस किया है जो केबिन क्रू होते हैं, स्पेशली जो एयर होस्टेस वगैरह होती हैं, ये शॉर्ट बाल रखना कोई नेसेसरी होता है? ज़्यादातर हमने देखा है कि एयर होस्टेस जो होती हैं उनके शॉर्ट हेयर होते हैं, या फिर कैसा हेयर स्टाइलिंग में क्या करें, वो क्या चेंज करें, या फिर हर बंदा, हर एयर होस्टेस जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली अपना जो है वो हेयर स्टाइल रख सकती है, क्या उसके अंदर चेंज होना चाहिए? देखें, स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, एयरलाइन ने खुद में भी अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसे अगर शॉर्ट हेयर्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट, तो वो नॉर्मली हम कैप वेयर करते थे। अच्छा, कैप वेयर करते थे विद शॉर्ट हेयर, और आपके बाल दिखते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बड़े हैं, इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन, टाइडी, आपका जूड़ा बनना चाहिए प्रॉपरली, आपका एक हेयर भी नहीं दिखना चाहिए। और देखें, जब तक मैं नहीं अच्छी लगूंगी, जब तक मेरा मेकअप, मेरी एक चीज़ नहीं सही होगी, मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मुझे पता है
और मैं कहती हूँ लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए कि एक लिपस्टिक भी अगर थोड़ी सी इधर से उधर हो जाए, आपको नहीं अच्छा लग रहा होता, नहीं अच्छा लग रहा होता, कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगी, कैसे बात करूंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी सब चीजें सही हैं, आपके मुताबिक हैं, एयरलाइन ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी क्या हम उसे फुलफिल कर रहे हैं। हाँ अच्छा चलें अब थोड़ी सी एथिक्स के ऊपर बात करते हैं कि एविएशन में या कैबिन क्रू के लिए क्या एथिक्स बताते हैं कि आपने कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, अगर कोई आपसे जो है वो हार्श वर्डिंग्स में बात करे तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, या फिर आपने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, कोई आपको तंग कर रहा है तो आपने क्या करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारी एयरलाइंस स्पेशली जो पाकिस्तानी है ना, ये डिफरेंट लोग होते हैं और डिफरेंट माइंडसेट होता है, और हर एक की जो होती है ना मैम लॉजिक अलग है। मतलब हर बंदा अपनी एक साइंस लेके यहाँ पे आता है, अगर हाँ, और उसमें आपको कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी डिफरेंट आदतें होती हैं, वो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंड कि क्या क्या आदतें होती हैं, किस तरीके से फिर रिएक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखें, सिर्फ खामोशी, चुप, स्माइल, ठीक है, हाँ, फिर भी इफ द थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, हाँ, हमें एक सुपरवाइजर असाइन किया गया है, सही, ठीक है, जो हमारा लीडर होता है, जिसे यहाँ पर फ्लाइट पर्सन भी कहते हैं। अच्छा, हम उसी के पास जाते हैं, ठीक है, द बंदा इज नॉट यू नो इट इज नॉट अंडर कंट्रोल नाउ कैन यू प्लीज हैंडल हिम। सही, अवॉइड करना चाहिए, राइट, उनसे कम्युनिकेशन जितना हो अवॉइड करें, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, सही, वो प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। हाँ, और लोग आपका बिहेवियर नोटिस करेंगे, क्योंकि आई एम द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग माई कंपनी। वो यही कहेंगे कि इस एयरलाइन का जो खातून है ये होते ही ऐसे हैं, ये तो हैं ही ऐसी। तो इसीलिए इस चीज़ से, इस टैगलाइन से बचने के लिए मुझे लगता है जो आपका सुपरवाइजर साइन किया गया है आप उसी के हैंडओवर करें, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं और वही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन को कंट्रोल करते। चलिए जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और मैम से हो रही मज़े की बातें, और जब वापस आएंगे तो मज़ीद पूछेंगे कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए और क्या कुछ कर सकता है। कीप वॉचिंग सिटी एट 10, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे हम बात कर रहे हैं, फारिया मैम हमारे साथ हैं, और ढेर सारी नॉलेज जो है, मुझे तो ब्रेक में भी बड़ी सारी जो है वो नॉलेज मिली है, लेकिन अभी जानते हैं कि अच्छा वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं उनके लिए हर जगह पर ही एक होता है ना, काम करना चैलेंज भी होता है, और अगर अच्छा एनवायरनमेंट हो तो फिर ज़बरदस्त हो जाता है कि काम उनका आसान हो जाता है। लेकिन बीइंग अ वुमेन, एक खातून, एक लड़की अपनी बाउंड्रीज जो है वो कैसे सेट कर सकती है? देखें, बाउंड्रीज बनानी चाहिए, सबको अपनी अपनी लिमिट्स, सबको अपनी अपनी यू नो के बाउंड्रीज आप ही के लिए होती है, वो आप ही की प्रोटेक्शन होती है कि नहीं मुझे किससे कितनी कहाँ तक बात करनी है, मुझे इनको कितनी हद तक। इसके अंदर देखिए बॉडी लैंग्वेज जो खवातीन का है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे अंदर नॉर्मली नेचुरली हमारे एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं, हाँ, ज्यादा स्माइल करते हैं, ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, सब कुछ ज्यादा है। तो स्माइल में मैं हमारी जो खवातीन है उनको बता दें कि नहीं भाई, दिस इज माई स्माइल, डोंट क्रॉस इट, ठीक है, राइट। अपने गेस्चर्स में, अपने पोस्चर्स में लाजमी बताएं। हाँ, ये हमारे पोस्चर्स, जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही, कितना हंसना है, कितनी बात करनी है, कितना आई कांटेक्ट करना है, हाँ, पता चले कि यार यू आर टॉकिंग विद अ लेडी। इसी तरह as we talked earlier regarding gentlemen, so the gentleman should know. वैसे मैम कहाँ हैं जेंटलमैन? ये जरा मुझे प्लीज आप बताएं। we have, yes, ठीक है, हमारे अच्छी बात है जेंटलमैन। तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई शी इज़ अ खातून और शी इज़ अ लेडी, मुझे इनसे कितना आई कांटेक्ट करना है, मुझे इनसे किस तरह बात करनी है, मुझे कब, यू नो, आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट कोई आपको देखता रहे, आप खुद ब खुद आप देखिए अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किससे कितना आई कांटेक्ट करना है या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने का क्या बेहतरीन तरीका क्या है कि भाई आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो गई, अभी आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, तो क्या करें? सडन कॉर्पोरेट में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, देखें उनके अपने भी लॉज वगैरह होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, SOPs होते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ तो रिपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा, ओके, ठीक है, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। सही। बट बीइंग अ खातून, मैं यही कहूँगी कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह की चीज़ होती है तो सबसे पहले अवॉइड में यही है कि कीप साइलेंस उस वक्त के लिए, बट रिपोर्ट ज़रूर कीजिए।
ज़रूर करें, रिपोर्ट ज़रूर करें। अच्छा, क्या होता है कि ख़वातीन या लड़कियां बताती नहीं हैं और उसके बाद मुस्तकिल वो उसी सिचुएशन में रहती हैं और वो बिल्कुल एक स्ट्रेस बन जाता है, उनके लिए डिप्रेशन बन जाता है और फिर वो उसी डिप्रेशन में काम कर रही होती है, उसी इन्वायरमेंट में काम कर रही होती हैं। नहीं हाँ, नहीं, इस चीज़ पे देखें, नो, इट इज़ नॉट टॉलरेबल, नॉट एट ऑल। वो वक्त गया, हाँ, वो वक्त गया, अब नहीं चुप होना है इस चीज़ पर। हाँ, सही, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, छोटी छोटी बीमारियां ही कैंसर बन जाती हैं। राइट, बिल्कुल सही ठीक कह है, रही हैं, हाँ। तो इसको ज़रूर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अभी हम जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे ऑफिस एनवायरनमेंट के हवाले से कि कोई भी ऑफिस हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ के अपने लॉज होते हैं, ड्रेस कोड होता है, एथिक्स होते हैं। लोग यूजुअली एथिक्स का ख्याल नहीं रखते, मतलब अगर वो वर्किंग आवर्स में भी हैं तो वो कुछ भी जो है वो बैठ के खा रहे हैं जो दूसरों के लिए अजियत का बायस बन रहा है, या फिर वो वर्किंग आवर्स में भी हैं तो वो ड्रेस कोड का ख्याल नहीं कर रहे। कुछ लोग इस तरह से कहते नहीं जी ठीक है, हमारा जो काम है या तो वो फील्ड वर्क है तो हम इस तरह का ड्रेस नहीं पहन सकते या फिर हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, तो वो उसके लिए क्या है? देखिए, दीज आर नॉट द एक्सक्यूज इन कॉर्पोरेट कि हम ये नहीं पहन सकते। वॉट एवर द कंपनीज आर साइनिंग फॉर यू, यू मस्ट कैरी इट। अच्छा, कि नहीं, लाइक मुझे एक यूनिफॉर्म दिया गया है, ठीक है, और मुझे उस यूनिफॉर्म को कैरी करना है, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म, दिस इज द इज्जत ऑफ द कंपनी, राइट, मुझे इसका भी ख्याल रखना है और बीइंग खातून मुझे अपनी भी इज्जत भी ख्याल रखना। तो ये तो एक एक्सक्यूज ही नहीं है कि आई कैन नॉट कैरी दिस। वंस यू आर असाइंड फॉर द जॉब, वंस यू आर असाइंड फॉर द ड्यूटी, यू मस्ट ओबे इट फ्रॉम द कंपनी। और हमारे, आप सही कह रही हैं, कॉर्पोरेट पे ये बहुत सारी चीज़ें कि खाना पीना, ये एटिकेट्स, यकीन करें ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सही, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं कि कहाँ किस तरह खाना है, क्या खाना है, कि कॉर्पोरेट पे हम क्या ये पान सिगरेट ओपनली कर सकते हैं या नहीं। अगर ओके इफ़ यू वांट टू हैव इट, ओके जस्ट हैव इट, बट आउटसाइड, हाँ, लोगों को तंग ना करें। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जब आप वापसी आए, आपको पता है कि भाई ओके आई डिड स्मोकिंग, जस्ट डू, आपकी इससे ओरल हाइजीन भी ख़राब होती है। आप जिससे बात करेंगे उसको भी प्रॉब्लम होगा, जाहिर सी बात है। आपके साथ, आपकी सराउंडिंग में आप अकेले तो नहीं बैठे हुए ना, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और उनके लिए आपको ये जनरल एसओपीज तो फॉलो करनी ही चाहिए। ये तो बनता है हमारे। बल्कि मैंने तो समटाइम इस तरह का भी देखा है कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं ऑफिस में और वो अपने सॉक्स उतार कर चले जाते हैं और वो जो सॉक्स, बिल्कुल, वो जो माहौल खराब कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, आप चले एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बट जो आपने दूसरा काम किया है, उसका कौन जवाबदार है? बात सारी वही आ जाती है कि लोग अपनी हाइजीन का, पर्सनालिटी ग्रूमिंग का, एथिक्स का जो है वो ख्याल नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया फारिया मैम, आज आप हमारे शो पे आई और हमें इतनी सारी जो है वो टिप्स भी बताई और बताया भी कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे आप हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं और जो जॉब्स के ऊपर आपकी रिजेक्शन होती है उससे बचने के लिए जो टिप्स मैम ने बताई, आई थिंक दैट्स रियली बेनिफिशियल। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, एक और ज़बरदस्त टॉपिक, और ये टॉपिक जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफरेंट भी होगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही आम टॉपिक है। और आम टॉपिक ये है कि भाई व्हाट इज़ चेज साइकोलॉजी। अगर आपको कोई फॉलो ना करे तो, अगर आपको कोई चेज़ ना करे तो, हर इंसान ये चाहता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या ना हो, चाहे वो कहीं पर भी जॉब करता हो, वो कोई भी शख्स हो, हर कोई चाहता है उसको लोग चेज़ करें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में लोग जो है वो कमेंट्स करें, उसके बारे में लोग क्यूरियस हों, उसको जानने के लिए क्यूरियस हों। लेकिन इश्यूज़ ये होते हैं कि क्या ये ठीक है, ये किस तरह की साइकोलॉजी है। भाई अगर सेलिब्रिटीज़ को लोग फॉलो करना बंद कर दें तो ये तो भाई फिर तो डिज़ास्टर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि लोग उनके फैंस होते हैं। अगर हम सेलिब्रिटीज़ को निकाल के या इन जनरल जो पब्लिक फिगर्स हैं या पब्लिक के लोग हैं उनको निकाल के, जो फेमस है आवाम को, बाकी लोगों की साइकोलॉजी के बारे में अगर बात कर लें तो क्या ये ठीक है? इस पर बात करने के लिए साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं मरियम मोतीवाला मैम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ये क्या साइकोलॉजी है कि चेस साइकोलॉजी, मतलब लोग इस फीवर में मुब्तला हो चुके हैं कि भाई हमें कोई फॉलो करे, हमारे बारे में जानने के लिए लोग क्यूरियस रहें, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस को कितने लोगों ने देखा, हमारी स्टोरी को कितने लोगों ने देखा। अच्छा, इससे उनकी अपनी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और जो देखने वाला है उसका क्या एटीट्यूड शो होता है, ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले तो यही है, जब से ये सोशल मीडिया का बूम आया है, लोग एक दूसरे को फॉलो करने से बहुत ज़्यादा
फॉलो करना शुरू कर दें, और यही सबसे ज्यादा हाईएस्ट माना जाता है कि जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हो, या जिसने आपने बात करी फेमस है, इवन नॉर्मल ही आम लोगों में भी कि मेरे पास इतने लोग फॉलोइंग में हैं। तो बेसिकली चेस साइकोलॉजी में होता है कि कोई इंसान किसके पीछे इतना भाग रहा है या उसके पीछे उसको फॉलो कर रहा है। जो फॉलो कर रहा होता है उसको ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये इंसान क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ किससे मिल रहा है, तो वो उसके अंदर एक कहीं ना कहीं कि यार काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसे होती या मैं भी इस तरह ना फॉलोअर्स बनाऊँ। और जो चेस हो रहा होता है उसकी भी एक सेल्फ वर्थ बूस्ट हो जाती है कि ओ देखो मैं वर्दी हूँ, मेरी इस दुनिया में कोई मकाम है जिसकी वजह से लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम इसको देखा जाए वैसे तो ये एक सही नहीं होता कि आप किसी को इस तरह पीछे चेस करें, लेकिन अगर आजकल के टाइम में क्योंकि इन रहना बहुत ज़रूरी होता है तो वो होता है कि यार मेरे इतने फॉलोअर्स हों या मेरे लोग इतने पीछे भागना शुरू करें। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो इंसान चेस कर रहा होता है उसके अंदर भी एक डोपामिन किक आती है कि मैं किसी के बारे में जानूं, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जानूं, और हर कोशिश जिस तरह हम नॉर्मल में स्टॉक करना शुरू कर देते हैं वो एक अनहेल्दी ऑब्सेशन की तरफ चला जा रहा होता है। और जो चेज हो रहा होता है उसको तो यार शायद मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ जिसकी वजह से मुझे चेज किया जा रहा है। अब तो मैं स्टोरीज भी लगाऊं, मैं बिल्कुल एक आप वो स्टोरीज भी लगाएगा लेकिन वो एक मिस्ट्री भी रहेगा, अगर वो किसी खाने पे भी गया वो तो उससे वो खाने की लगाएगा। ठीक है, जो चेस कर रहा है उसको ये प्रॉब्लम है कि आज मेरे फेवरेट वन ने क्या अपडेट किया, और जो लोग चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़े उनको ये टेंशन है कि भाई रोजाना कुछ ना कुछ लगाना टू अपडेट समथिंग। अच्छा चलिए ये तो सोशल मीडिया की हद तक हो गया, बट ये चेस साइकोलॉजी जो है सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक नहीं है। आम घरों में आपने देखा होगा खवातीन को खवातीन की कितनी फिक्र होती है। मतलब अगर एक नंद है, एक सास है, या फिर एक उसकी देवरानी है या जेठानी है, तो ये चेस साइकोलॉजी जो है ना ये देवरानी जेठानी भाभियों इन लोगों में भी बड़ी होती है। और ये चेस साइकोलॉजी इस तरह की होती है, अच्छा आज वो कितने जोड़े लेकर आएंगे, ठीक है, अच्छा अब जिनको पता है कि मेरे जोड़े मैंने दिखाने वो क्या हो गई, वो तो एक पॉपअप स्टार हो गई ना कि भाई उनको तो पता है कि मेरे जोड़े तो देखे जाएंगे। लेकिन अब जो चेज कर रहे हैं उन्होंने अपने आप को चेज करने वाला बना दिया, और जो शो कर रहे हैं उन्होंने अपने आप को शो करने वाला बना दिया। तो ये जो चेस साइकोलॉजी है ना ये सबके घरों पे भी अप्लाई होती है। अच्छा जी फला की शादी में तो इतने पैसे खर्च हुए थे, क्यों तुम गए थे? हाँ हमने देखा था, हमने तस्वीरें ली थी, हमने खाने खाए थे, फलाना किया था। ये क्या मेंटेलिटी है? इससे लोग पता है अजीब व गरीब सी सिचुएशन में जा रहे हैं। जो चेज हो रहे हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा उनकी मेंटल कंडीशन बेहतर है। उनकी मेंटल कंडीशन इसलिए बेहतर है कि उनको ये फील होता है भाई लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन जो चेज कर रहे हैं उनका तो बड़ा ही बुरा हाल होता है। बुरा हाल इस सेंस में कि वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहे हैं, वो खामखाई जो है वो स्ट्रेस में जा रहे हैं। उनको लग रहा है भाई ये हमारे साथ क्या हो गया, जरा ये क्या मेंटालिटी है और इससे इस प्रेशर से कैसे बाहर आना चाहिए? देखिए यही आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो देख रहा होता है वो ज्यादातर एहसास कमतरी का शिकार हो रहा होता है, उसको अपना आप बुरा लग रहा होता है, उसको अपना आप कमतर लग रहा होता है। तो इसमें ये निकला तो ऐसे ही जा सकता है कि आप अपने ऊपर इंटरनलाइज करना शुरू करें, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना शुरू कर दें, ग्रैटिट्यूड्स पे काम करना शुरू करें। जो मेरे पास है मैं उस पर शुक्र करता हूँ। जब हम शुक्र की तरफ आना शुरू करते हैं कि मेरे पास अगर 2 जोड़े भी हैं लेकिन वो अच्छे हैं तो मैं उसमें शुक्र अदा कर, क्योंकि जब भी आप हमेशा कंपैरिजन करना शुरू करते हैं ना तो फिर आपको हमेशा अपना कमतर लगा जाता है। देयर इज अ कोट, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी लाइफ में किसी भी एरिया में खुश नहीं रहेंगे, और उससे क्या होगा आपको हमेशा और स्ट्रगल होगी कि मैं उससे बेहतर होना। तो कोई मेंटली कोई अपनी जो माइंड है, अपने जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंट करने के लिए, अपने आप को खुद को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमारे पास जो है अल्लाह का शुक्र है, हमें किसी को चेज नहीं करना और हमें खुद भी कोई किसी किस्म की शोबाजी नहीं करनी, क्योंकि वी आर फाइन। इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसकी वैल्यू है। क्या एक्सरसाइज है? देखिए यही हम लोग जब भी इस तरह आते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड्स पे वर्क ऑन करते हैं। सही। हम उनका फोकस क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल कंट्रोल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। वी ह्यूमंस मोस्टली वर्क विद एक्सटर्नल कंट्रोल। हमें हमेशा बाहर की चीजों से हम खुश होते हैं, बाहर की चीजों से हम खुशी तलाश कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम थेरेपी में आते हैं तो हम फिर उनका पूरा शिफ्ट फोकस अपनी तरफ करते हैं, सेल्फ की तरफ। आप अपने आप को शीशे में खड़े हैं, आप अपने गुड पॉइंट्स
लिखना शुरू कर दें, आप अपने बारे में अच्छी बातें करना शुरू कर दें, पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, एंड सबसे वही ग्रैटिट्यूड्स कि मैं आज सुबह उठते मैं किन 2 चीज़ों पे शुक्र अदा करती हूँ। मैं, मेरे पास घर है, मकान है, बिस्तर है, तो मैं अगर उन चीज़ों में छोटी छोटी चीज़ों को मैं फाइंड आउट करना शुरू करूँ तो मैं बहुत इस चेज से निकल सकती हूँ। अच्छा, जो बच्चे हैं ना वो भी पीछे नहीं है, यकीन करें ये चेस साइकोलॉजी ना बच्चों में भी बड़ी आ गई है। बिल्कुल भाई, अगर किसी के घर में जो है कोई गेमिंग है या किसी के घर में कोई थिएटर है तो बच्चे आपस में भी एक दूसरे से ये बातें करते हैं। अच्छा, अब वो क्या होता है, कुछ बच्चे चेज करने वालों में हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो शो ऑफ करने वालों में हो जाते हैं। ये क्राइटेरिया खुद से लोगों ने अपने माइंड में सेट किया होता है कि अच्छा भाई हमारे पास तो सब कुछ है, तो जो आएगा वो हमें चेज करेगा, देखेगा, हमसे पूछेगा, हमसे बात करेगा। भाई इससे जो छोटे बच्चे हैं ना उनकी सेहत पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। वो बड़े होते हैं, वो बड़े ये सोचे वो कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, वो एहसास कमतरी में जा रहे हैं। भाई, आपके पास अगर एक टूटा हुआ प्याला है पानी पीने के लिए और किसी और के पास जो है वो कोई जापानीज प्याला आ गया है, तो इसमें आपको एहसास कमतरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखें और आप यही दुआ करें कि भाई अल्लाह ताला ने अगर किसी के घर में कोई अच्छी चीज दी है तो अल्लाह ताला उसको बरतना नसीब करे, लेकिन हमारे लिए भी अल्लाह ताला बेहतर चीजें करे और और यकीन करें इन दी एंड जब आपकी इंटेंशन पॉजिटिव होगी, ये वाइब्स होती हैं, इसी को कहते हैं नियत, इसको कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। जब आप किसी की कोई चीज देख के इम्प्रेस नहीं होते बल्कि उसको दुआ ही देते हैं, उसके लिए खुशी होते हैं, इन दी एंड थोड़े अरसे बाद जाके ना आपको शायद उसके पास जापानीज है, आपके पास जो है कोई रॉयल प्याला आ जाता है। वो आपके सब्र का इनाम होता है, वो आपके जो है ना कहना चाहिए कि पॉजिटिव इंटेंशन का इनाम होता है। और ये करता है अल्लाह ताला लाइफ में सबको एक ना एक दफा हर उस प्रोसेस से गुजारता है, अप डाउन जिंदगी में आते हैं। और ये बात तो भी है, देखिए आपको अपना एटीट्यूड थॉट्स सेम ही रखनी चाहिए। बिल्कुल। एंड ये बात भी है कि अगर आपको अगर कोई चीज सब्र से मिलती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर आप उसको चेस करके उसको हासिल करने की नियत से करते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे आजकल एक ट्रेंड है ना, मिल जाए तो मिट्टी, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, खो जाए तो सोना। सही बात है। हाँ, तो यही है ना, अगर जितना आपको जब वो चीज चेस से मिल गई फिर उसकी वैल्यू वो डाउनफॉल की तरफ चले जाती है कि अब तो मिल गई ना, अब तो फॉर ग्रांटेड में आ गई वो चीज। सही। अच्छा, यूजुअली अब इसमें आप ये तो अल्लाह की तकसीम है ना, ये तो आपकी लाइफ है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी हर इंसान से डिफिकल्ट है और मुश्किल है, डिफरेंट भी है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो साइकोलॉजी है या ये पूरी एक साइंस है, ये जो नफ्सियात है, इसका एक पहलू नहीं है मैम, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप बचपन से लेकर अपना बिल्कुल टीन एज तक, टीन एज के बाद जो है वो मिडिल एज तक आप इन क्राइसिस में फंसे। अगर आप लोग अपनी जिंदगी से सिर्फ एक सोच निकाल दें कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, या रोजाना बैठ के हमने किसी को फॉलो नहीं करना, हमने नहीं सोचना किसके पास क्या कुछ है, यकीन करें आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप फिर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेंगे और आप खुश रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। लाइक आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्या रेमेडीज होनी चाहिए, क्या रूटीन रखना चाहिए, क्या एक्टिविटीज रखनी चाहिए ताकि आपका जो माइंड है वो इन तमाम तर खुराफात से, जो आपके अपने जहन की साइंस होती है, इससे आप बच सकें नेगेटिव। देखिए, हम यही बात है, हम गोल सेटिंग्स करवाते हैं कि अगर आपको कंपटीशन करना है तो अपने आप से करें। आपके पास अभी इतना है, आप इतना वर्क ऑन करें कि आप और ज़्यादा उस पर मेहनत करके उसको हासिल कर सकेंगे अपने खुद के बलबूते पे। तो हम जो एक्सरसाइजेस वगैरह यही कराते हैं कि अगेन सेल्फ के ऊपर बहुत सारा काम होता है, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ अचीवमेंट्स जो आपने खुद अचीव करी है, आपको जो गोल सेट करना है। आपने अभी फर्ज करें मेरे पास एक बैचलर्स की डिग्री लेकिन मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए, तो मैं अपने आप को उससे कंपेयर करूँ कि मैंने अभी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ लेकिन मुझे और बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैं और मेहनत करूँ, ना कि मैं किसी और को देखूंगी वो फलां शख्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। नहीं, आप अपने आप को देखो, अपनी कैपेसिटी में देखो। जब आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग्स को खूबसूरत बनाएंगे और अपने इर्द गिर्द की चीजों पे फोकस करेंगे तो फिर आप हमेशा सक्सेस की सीढ़ी पे ही चढ़ते रहेंगे। लेकिन जब आप दूसरों पे कंपेयर करना शुरू कर दिया तो फिर सब खत्म। बहुत शुक्रिया मैम शो पे आने के लिए। तो भाई चेज करें, लेकिन अच्छी चीज़ों को चेज़ करें, पॉजिटिव चीज़ों को चेज़ करें। अगर किसी को चेज़ करना ही है तो उसको अखलाक में चेज़ करें, उसके अच्छे आदाब में चेज़ करें, उसको ये देखें कि वो कितना दीनदार है, कितना ईमानदार है, पॉजिटिव चीज़ों में चेज़ करें। शो का वक्त हो गया एंड अप। आज का शो कैसा लगा सोशल साइट्स पर ज़रूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सिटी एट।